हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं? मैं हूं ताहिर कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है, हम पार्ट 2 हमारा लेक्चर है ASP.NET के हवाले से। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ASP.NET MVC के ऊपर एक न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है और उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। अच्छा, ये वीडियो इसकी जब हम प्रैक्टिस करने से पहले ये आपके एक इंटरव्यू जॉब के लिए भी बहुत मुफीद रहेगी, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी क्यूरीज आपकी क्लियर होंगी। ठीक है गाइज़, लेट्स सी, चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। गाइज़, अब हम स्टार्ट करें अपने प्रैक्टिकल को और हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ASP.NET के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो हम यूज़ कर रहे हैं, जो विजुअल स्टूडियो का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 2022 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे इस पे विजुअल स्टूडियो के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन जो है हमारे पास अपीयर हो जाएगी। अच्छा गाइज, यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं, हम प्रोजेक्ट यहाँ पे देखें, जो रिसेंटली प्रोजेक्ट आपने बनाए होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जब इस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम दो प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट तो वो होगा जो बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा और एक प्रोजेक्ट वो होगा जिसमें ASP.NET कोर MVC यानी उसके अंदर तमाम रिसोर्सेज फोल्डर आ जाएंगे। एक बिल्कुल फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी होगा, हमारा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, ताकि दोनों चीज़ें आपको पता चले कि आप एक MVC के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एक बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे हम ASP.NET कोर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें गाइज, ASP.NET कोर ये लिखा हुआ है MVC। यहाँ पे देखिए ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC। अच्छा, दूसरा उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, एक होता है ASP.NET कोर MT। तो गाइज, ये दो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे आपको सैंपल और प्रोजेक्ट दोनों क्रिएट करके बताएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जो MVC का पैटर्न है इसके अंदर तमाम मॉडल व्यू कंट्रोलर की डायरेक्टरीज आ जाएंगी और MT में ये होगा बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बनेगा। अच्छा गाइज, नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने लास्ट जो हमारी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी इंट्रोडक्शन टू ASP.NET कोर के हवाले से, तो उसमें हमने जिक्र किया था क्रॉस प्लेटफॉर्म के हवाले से ना। तो यहाँ देखें, जिस लैंग्वेज के ऊपर आप ASP.NET आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें C# इसका बैकएंड लैंग्वेज है। लिनक्स के ऊपर भी चल सकता है, मैक के ऊपर भी चल सकता है, विंडोज़ के ऊपर भी चल सकता है, क्लाउड जैसे एजोर सर्विसेज वगैरह होती हैं डेटाबेस के हवाले से, तो उसके ऊपर भी आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर बना सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज हैं एंड वेब के रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन MVC के ऊपर, और देन उसके बाद हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर हम एम्प्टी प्रोजेक्ट की तरफ भी आएंगे, तो ताकि दोनों चीज़ों का आपको पता चल रहा है कि आप एक एप्लीकेशन जो बना रहे हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर पर और एक एम्प्टी स्क्रैच के हवाले से एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो दोनों के रिसोर्सेज में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर की तरफ और नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा गाइज, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का जो भी नाम रखना है प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया MVC। ये तो मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखा है कि MVC, ताकि हम, क्योंकि हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो हमें पता चले कि MVC का प्रोजेक्ट किस तरह का, MVC का प्रोजेक्ट किस तरह से बन रहा है। अच्छा गाइज, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ लोकेशन, यानी आप प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ बताना चाह रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखें, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ डेस्कटॉप पे माय प्रोजेक्ट के नाम से। तो गाइज, मैं इसका भी नाम MVC रख देता हूँ, ताकि हम जब एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो उसकी डायरेक्टरी को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज, मैं इसकी तरफ यहाँ से ब्राउज करूँगा और प्रोजेक्ट को वहाँ से सेट करूँगा जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट को उसको सेव करना है। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट और मैंने इसको यहाँ पे अपनी लोकेशन बता दी कि मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना सेव करना है। एंड देन आगे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। गाइस, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लास्ट हमने एक्सरसाइज में बताया था कि हम जो प्रैक्टिकल, हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो हम अपनी ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं, वो ASP.NET 8.0 लेटेस्ट वर्जन पे बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लिखा हुआ है, मीन्स के इसकी अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसकी सपोर्ट्स अभी भी इसकी रिलीज हो रही है।
अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप। यहाँ पे देखेंगे इंडिविजुअल अकाउंट से, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म से, ये विंडोज है। तो यहाँ पर तो है मैं बाय डिफॉल्ट इसको नन ही सिलेक्ट करूंगा और आगे की तरफ चला जाऊंगा। अच्छा गाइज ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगर फॉर एचटीटीपी, यानी कि जो आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं एमवीसी के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिसोर्स होते हैं। एक होता है HTTPS, यानी HTTPS के साथ आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं वेब एप्लीकेशन को। तो अगर जब मैं HTTPS के साथ कॉन्फ़िगर करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट का SSL एक लोकल मशीन पे मेरा इंस्टॉल होगा, तो मेरी जो एप्लीकेशन रन होगी वो HTTPS पे रन होगी। अच्छा गाइज अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो मैं एप्लीकेशन को जो रन करूँगा नॉर्मल वो HTTP के ऊपर रन होगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एप्लीकेशन को रन करते हैं आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS, लेकिन आपकी लोकल मशीन पे SSL इंस्टॉल नहीं होता, तो फिर ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर आपकी वो एप्लीकेशन जो है ना रन नहीं होती है। तो गाइज इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेक करा हुआ है कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। अच्छा इनेबल डॉकर्स ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना डिसेबल्ड रखूँगा और आगे नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट की तरफ चला जाऊँगा। तो गाइज यहाँ पे देखें हमारे पास जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और फिर आगे हम इसको बताएंगे जैसे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ओके गाइज ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अच्छा अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, देखें ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है। यहाँ पे देखें आपके पास कुछ डायरेक्टरीज आ रही है, जैसे कनेक्टेड सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, डिपेंडेंसीज लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आ रहा है, डब्ल्यू रूट लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोलर लिखा हुआ आ रहा है, मॉडल आ रहा है, व्यूज आ रहा है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन आ रहा है, प्रोग्राम डॉट सी एस आ रहा है। तो एनीवे हम इस तमाम डायरेक्टरीज को समझेंगे कि इन डायरेक्टरीज का क्या क्या मतलब होता है। तो देखें गाइज हमने सबसे पहले जब प्रोजेक्ट बनाया तो यहाँ पे आप गौर से ज़रा देखेगा तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें ना हमारे पास बाय डिफॉल्ट मौजूद है, जैसे डिपेंडेंसीज के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। कनेक्टेड सर्विसेज के अंदर जाहिर सी बात है मैंने कोई सर्विस को कनेक्ट नहीं करा हुआ, तो यहाँ पे कोई सर्विस कनेक्ट नहीं है। प्रॉपर्टीज के अंदर आते तो यहाँ पे आप देखें कुछ एक लॉन्च सेटिंग डॉट फाइल आ रही है। इसी तरह डब्ल्यू रूट के अंदर आते तो कुछ फाइल्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एमपीसी के जो बेसिक रिसोर्सेज फोल्डर्स हैं जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर्स ये हमारे पास आ गए। तो गाइज हम यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे, प्रोजेक्ट को अपने रन करेंगे। अच्छा रन करने से पहले गाइज ये हमारे पास एक लिस्ट आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपने चीज़ को गौर से समझना है। देखें यहाँ पे हम सबसे पहले जो हम एमबीसी के प्रोजेक्ट को किस ब्राउजर के ऊपर रन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें HTTPS के थ्रू आप रन करना चाह रहे हैं या HTTP के थ्रू रन करना चाह रहे हैं। तो हमने याद होगा हमने कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर सबसे पहले जो सिलेक्ट किया था वो HTTPS किया था। अच्छा नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा भाई आप कौन से ब्राउजर में यूज़ करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में या एज के अंदर या बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम के अंदर। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट आफ्टर द फ्यू सेकंड्स के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अच्छा देखिए गाइस ये हमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का बोल रहा है, तो हम यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे और इसको यस पे क्लिक कर देंगे। तो फिर मेरे पास एक और जो है ना सेटिंग आ गई, सिक्योरिटी वार्निंग आ गई। तो हम इसको सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे भी इसको यस करेंगे। तो गाइज ये हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट हमारा थोड़ी देर में कुछ रन हो जाएगा अपने ब्राउजर की तरफ। अभी यहाँ पे एडवांस सेटिंग की तरफ आ रहे हैं। ओके गाइस ये प्रोजेक्ट हमारे पास रन हो चुका है एमबीसी का। अब यहाँ आप ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन बार आ रही है हमारे पास और एक वेलकम की स्क्रीन आ रही है। तो यानी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक टेम्पलेट मौजूद है जिसके ऊपर ये एमबीसी का प्रोजेक्ट जिसमें यानी हमारे पास ऑलरेडी कुछ एसेट्स मौजूद हैं, तो ये पर हमारे पास टेम्पलेट था। अच्छा अब गाइज ये तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हम इसको स्टॉप करते हैं अपने प्रोग्राम को। अच्छा गाइज यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ फोल्डर्स आ रहे थे डायरेक्टरीज के, यानी ये हमने सबसे पहले एमबीसी का प्रोजेक्ट लिया था तो उसके अंदर यहाँ पे देखिए कंट्रोल मॉडल एंड व्यूज़ के फोल्डर आ रहे हैं। अच्छा अब हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हम जो है एक एम्प्टी प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे, तो हम वापसी अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं ताकि आपको दोनों फ़र्क समझ में आ सके कि एम्प्टी प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाता है और जो एमबीसी का प्रोजेक्ट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसके एसेट्स आते हैं। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे सर्च करते हैं ASP.NET और यहाँ पे देखिए ASP.NET Core एम्प्टी, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं आप। अच्छा ये हमसे पूछे कि भाई प्रोजेक्ट को कहाँ सेव करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माय फर्स्ट स्टेप एम्प्टी, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इसकी जो डायरेक्टरीज है मैं इसकी दूसरी डायरेक्टरीज बना देता हूँ यहाँ पर MVC एम्प्टी, ठीक है। तो मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया
बाकी नेक्स्ट उसी तरह हम प्रोसेस करेंगे आगे। वही चीज़ है कि कॉन्फ़िगर HTTPS, तो इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। तो गाइज ये बिल्कुल हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, अब गाइज यहाँ पे ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड की तरफ जो डायरेक्टरीज आ रही है हमारे पास, इसमें देखें हमारे पास ना मॉडल की डायरेक्टरी आ रही है, ना www रूट की डायरेक्टरी आ रही है, ना व्यूज़ की डायरेक्टरी आ रही है, ना शेड की डायरेक्टरी आ रही है। यानी इसमें जो भी प्रोजेक्ट होगा आप बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो गाइज ये एम्प्टी प्रोजेक्ट में ये होता है कि डेवलपर्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट को बनाते हैं। और जो MVC प्रोजेक्ट होता है, जो MVC के अगर हम बने बनाए टेम्पलेट्स रहते हैं तो उसके अंदर उसके जो रिसोर्सेज होते हैं MVC के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। ठीक हो गया गाइज। तो ये एम्प्टी प्रोजेक्ट में फ़र्क था कि एम्प्टी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे, और अगर आप एक MVC का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी डिपेंडेंसीज बाय डिफ़ॉल्ट पहले MVC के मौजूद हों तो आप वहाँ से MVC का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो गाइज अब हम वापसी अपने उसी प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, तो जिस पर हमने काम करना है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखें कि हम रेसिडेंट सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट में बनाया था, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट MVC, तो हम ये वाला प्रोजेक्ट को वापसी ओपन करेंगे। अच्छा गाइज, अब हम जो बात करने जा रहे हैं MVC के हवाले से, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, और इंटरव्यू जो स्टूडेंट इंटरव्यू वगैरह देते हैं उनके लिए बड़ी जो है ना इसमें एक नॉलेज लेवल आपको ये वीडियो से फ़ायदा होगा। तो ओके गाइज, हम यहाँ पे अब बात जो करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरीज़ के हवाले से। तो गाइज इसमें कुछ हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं तो हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप गाइज देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्टेड सर्विसेज, यानी कि मैंने इसमें कोई जैसे एजोर्स की सर्विसेज हैं, मैंने इसके अंदर अगर एजोर्स की सर्विसेज कनेक्ट की हुई है या कोई क्लाउड सर्विसेज कनेक्ट करी हुई है तो उसकी जो रिसोर्सेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये है डिपेंडेंसीज, यानी कि गाइज अगर हम देखें तो MVC के अंदर, MVC के जो हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज होती हैं .NET फ्रेमवर्क के हवाले से, तो अगर हम .NEट फ्रेमवर्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर ऐप या ASP.NEट कोर ऐप के हवाले से जो भी लाइब्रेरीज है वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही हैं। तो हम इसके साथ जब डेटाबेस की एंटिटीज़ वगैरह पे काम करेंगे तो हम जब इसकी कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे जो जो हमें नीड पड़ती जाएगी तो वो यहाँ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती जाएगी। इसी तरह इसकी और जो है अगर प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं तो यहाँ पे देखें बहुत सारे पैकेजेस हैं डिपेंडेंसीज के हवाले से, एनालाइजर्स हैं, कोड फिक्स है, एनालाइजर है, इसी तरह के रेजर्स कंपाइलर्स हैं। ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज हैं जो कि हमारी MVC के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट डायरेक्टरी की तरफ आते हैं, प्रॉपर्टीज़। अच्छा गाइज, ये जो फाइल है हमारे पास, इसकी फाइल का नाम है launchsetting.json की फाइल। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज आ रहे हैं। अच्छा, ये रिसोर्सेज क्या चीज़ें हैं? तो गाइज यहाँ पे ये जो फाइल्स है, ये जो आपके जो प्रोजेक्ट है, आप जो जो MVC का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये हमारी बेसिकली जो डिप्लॉय हुआ वो लोकल मशीन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। तो मीन्स कि यानी कि जब मैं प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट MVC के ऊपर बना रहा हूँ तो यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये लोकल मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उसके हवाले से प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। अब सबसे पहले हम इधर आते हैं तो ये देखें यहाँ पे स्कीमा है। स्कीमा के अंदर विंडोज़ अथेंटिकेशन और जो है यहाँ पे सारे अथेंटिकेशन लिखी हुई है, IIS एक्सप्रेस जिस सर्वर के ऊपर हमारी मशीन रन हो रही है। और यहाँ पे जब गाइस देखेंगे तो यहाँ पे हमारे बाय डिफ़ॉल्ट लोकल जो है ना पोर्ट नंबर भी आ रहा है, यानी जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमारा जो भी लोकल पोर्ट नंबर होगा वो यहाँ पे सेट हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल की सेटिंग है हमारे पास, कुछ HTTP की सेटिंग है, कुछ IIS की सेटिंग है। तो इसको हम मजीद डिटेल के अंदर आगे एक नोट के थ्रू हम जानते हैं, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जानते हैं, थ्योरी के थ्रू जानते हैं इस फाइल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। गाइस, सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं कि हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी लेंगे ताकि आप इंटरव्यू आप जब MVC का दें तो आपको ये पता हो कि कौन सी फाइल की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है और कौन सी फाइल MVC के लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो हम बात करें कि वाट लॉन्च सेटिंग JSON ASP.NET कोर। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक नोट मौजूद है, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है इन द प्रॉपर्टीज फोल्डर इन ASP.NET कोर प्रोजेक्ट यू कैन फाइंड द launchsetting.json फाइल which contains setting that control how your web application is started on your development machine। यानी ये जो फाइल है ना launchsetting.json की जो फाइल है, तो ये बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट होता है उसको हमारे प्रोजेक्ट को रन करती है।
कि जो लोकल मशीन पर, जैसे हम जाहिर सी बात है इसको हम डिप्लॉय जो कर रहे हैं वो अभी लोकल मशीन पे हम इस पे जो है ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब तो उसको जाहिर सी बात हम इसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे उस जगह पे इस लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन की फाइल को नीड नहीं होती। ये बेसिकली हमारी जो आप जैसे विंडोज के ऊपर आप एमवीसी का प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं एंड ये डेवलपमेंट मोड के अंदर है, तो ये जो फाइल होती है इस फाइल के अंदर तमाम आपकी लोकल मशीन की डेवलपमेंट सेटिंग होती है। यानी आप उसमें ये बताते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है HTTPS से चलेगी या HTTPS के साथ चलेगी या कौन से पोर्ट नंबर के साथ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इस फाइल के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा गाइस, आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं द सेटिंग दैट आर द प्रेजेंट विद इन दिस फाइल आर गोइंग टू बी यूज। यानी इस फाइल के अंदर जो सेटिंग मौजूद होती है वो कौन सी सेटिंग इसके अंदर हमारे पास मौजूद होती है। व्हेन वी आर द रन .NET कोर एप्लीकेशन, यानी ये जो फाइल है बेसिकली ASP.NET कोर एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एदर फ्रॉम द विजुअल स्टूडियो आर बाय यूजिंग .NET कोर CLI। यानी अगर इसको हम जब इस फाइल को रन कर, ये जो फाइल होती है ये फाइल हमारी बेसिकली लोकल मशीन पर रन होती है, तो आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू भी इसको रन कर सकते हैं या कोई .NET का कोर CLI कमांड लाइन के थ्रू भी इस फाइल को, जब आप प्रोजेक्ट को जब चलाएंगे तो कमांड लाइन के थ्रू भी इस फाइल को, ये फाइल आपकी प्रोजेक्ट को रन करके देगी। ओके गाइज, तो ये हमने लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन की फाइल के बारे में थोड़ा सा जाना है। अब हम वापसी अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, तो हम अभी अपनी फाइल के ऊपर मौजूद है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। अच्छा, अब दोबारा इस बात की हम रिपीट करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे आप HTTP के हवाले से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेगा हमारे पास, HTTPS के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो किस तरह से होगी। अच्छा, अब गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास दो पोर्ट नंबर आते हैं, यानी 7123 और यहाँ पर आ रहा 523। तो हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उससे हमें अंदाजा होगा कि हमारी एप्लीकेशन जो लोकल मशीन पे रन हो रही है वो कौन सी पोर्ट पर रन हो रही है। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो पोर्ट नंबर आ रहा है 5230 पोर्ट नंबर आ रहा है, यानी कि मेरी जो लोकल मशीन पे जो मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है वो 523 पोर्ट के ऊपर डिप्लॉय हुई है। तो मैं वापसी अपनी स्क्रीन की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 523 पोर्ट नंबर पे हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया गया। अच्छा, इसके बारे में हम मजीद कुछ और, इन दोनों चीज़ों के बारे में मजीद कुछ और थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो गाइज हमारे पास हम इस सेटिंग के बारे में मजीद कुछ और चीज़ें जानना चाह रहे हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास दो सेटिंग होती है, एक सेटिंग होती है दिस सेटिंग इज़ फॉर द IIS एक्सप्रेस, यानी जब हमारा ब्राउज़र लॉन्च होता है, जब यानी हमारी एप्लीकेशन जब ब्राउज़र के ऊपर लॉन्च होती है तो वो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के ऊपर हमारा सर्वर के ऊपर रन होती है। अच्छा, नीचे आप देखेंगे नीचे हमारे पास जो सेटिंग होती है, यानी ये वाली जो सेटिंग है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन की फाइल के अंदर, तो दिस सेटिंग इज फॉर द केस्ट्रल वेब सर्वर, यानी कि आपकी जो मशीन पे लोकल सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना होता है तो इसके ऊपर ये फाइल केस्ट्रल वेब सर्वर के ऊपर रन की जाती है। तो आपको यहाँ तक तो इस फाइल के बारे में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्योंकि लॉन्च सेटिंग की फाइल है बेसिकली हमारी लॉन्च जो लोकल मशीन के ऊपर ये हमारी एप्लीकेशन को पूरी चलाती है। इसका कोई भी, जब आप वेबसाइट को पब्लिश करते हैं ना तो इस फाइल का कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये फाइल जस्ट एक लोकल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है www रूट का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम तमाम अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट के एसेट्स को रखते हैं। लाइक्स मीन जैसे CSS अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कुछ CSS की फाइल यहाँ पे मौजूद हैगी। इसी तरह अगर हम जाते हैं JS की फाइल तो यहाँ पे देखें JS की फाइल भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमने इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, आपको याद होगा कि हमने MVC का प्रोजेक्ट लिया है, तो इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट CSS की फाइल है, JS की फाइल है और लाइब्रेरी की फाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी देखें इसके अंदर जो बिल्टन है ना बूटस्ट्रैप की फाइल भी इसके अंदर मौजूद हैगी। इसी तरह jQuery की फाइल्स भी मौजूद हैगी। इसी तरह jQuery वैलिडेशंस की फाइल भी मौजूद है, फॉर्म वैलिडेशंस की फाइल भी मौजूद हैगी। इसी तरह jQuery वैलिडेशन की जो फाइल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैगी। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे देखते हैं कि बूटस्ट्रैप इसमें कौन से वर्जन के हमारे पास बूटस्ट्रैप मौजूद है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो इसके अंदर जो बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है वो 5.10 का वर्जन मौजूद है। तो यानी इसके अंदर हमें एक्सटर्नल जो है मतलब बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, इसके अंदर बिल्टन बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी मौजूद है। इसी तरह से हम jQuery के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं तो jQuery की फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हम अगर इसका वर्जन चेक करें तो इसका वर्जन भी हमारे पास जो मौजूद है 3.60 का वर्जन मौजूद है। यानी कि हमें jQuery की फाइल को भी जो है ना हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर तो बिल्टन हमारे पास jQuery के वर्जन मौजूद है। अच्छा गाइज, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम लोग जो इसकी अपने हमारी जो प्लेलिस्ट है जो हम बना रहे हैं ASP.NET के हवाले से, तो हम आगे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे वो ई-कॉमर्स
का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हम हमारा एक बना बनाया टेम्पलेट्स होगा जो हम अपने प्रोजेक्ट पे सेट करेंगे ई कॉमर्स के। और तो उसमें हमें जो फाइलों की नीड होगी तो हमें उसके हिसाब से वहाँ पे इसको देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि वहाँ पे फूड स्टेप का जो वर्जन है वो टेम्पलेट के हिसाब से कुछ और होगा, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ अपने एसेट्स के हवाले से रखेंगे। तो सिंपल सी बात ये कि इसके अंदर जो डेवलपर्स होते हैं अपने तमाम एसेट्स रखते हैं, यानी CSS की फाइल के लें, आप जावास्क्रिप्ट की फाइल के लें, या आप स्टैटिक फाइल, आप इसमें इमेजेस वगैरह की फाइल रख दें, या आप अगर वीडियोस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसमें आप वीडियोस भी रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंट्रोलर। अच्छा, हमारे पास अब 3 फोल्डर्स होते हैं, कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यूज। तो गाइज इन तीनों फोल्डर को समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक डेवलपर को कंट्रोलर का फोल्डर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, मॉडल के फोल्डर के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, व्यूज़ के फोल्डर के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो फोल्डर है कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर का जो फोल्डर होता है, कंट्रोलर की जो फाइल होती है वो होती क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात है हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ कंट्रोलर बनाएंगे। प्रोडक्ट का कंट्रोलर बना लिया, जैसे भी बाय डिफॉल्ट होम का कंट्रोलर आ रहा है, या हम कैटेगरी का कंट्रोलर बना लेंगे, या एडमिन पोर्टल बना रहे हैं तो एडमिन का कंट्रोलर बना लेंगे। तो गाइज हम सबसे पहले इस कंट्रोलर खोलते हैं, उस कंट्रोलर के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखें, जो भी आप कंट्रोलर बना रहे हैं ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंट्रोलर बना हुआ है, उस कंट्रोलर का नाम है होम कंट्रोलर। यानी कि जब मैं जब प्रोजेक्ट को रन करता हूं तो ये जो होम कंट्रोलर है, हमारा जो प्रोजेक्ट रन होता है वो होम कंट्रोलर के थ्रू रन होता है। तो होम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे मुख्तलिफ हमारे पास एक्शन मेथड्स हैं के, और आपको ये भी पता होगा कि हम जो भी फाइल हमारी बाय डिफॉल्ट होती है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट को एमबीसी की पुराने वाली एमबीसी की बात करें, तो हम जब प्रोजेक्ट को रन करते थे तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट मेथड चलता है वो इंडेक्स का चलता है। यानी कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट की जो राउटिंग होगी वो डायरेक्ट पहले होम के कंट्रोलर पे जाएगी, होम के कंट्रोलर में मेरा जो मेथड होगा इंडेक्स का उसको चलाएगी। यानी कि होम का कंट्रोलर आएगा, होम के कंट्रोलर के बाद बाय डिफॉल्ट जो मेरा मेथड चलेगा, फर्स्ट जो मेथड चलेगा वो इंडेक्स का चलेगा। अच्छा, इंडेक्स का जो मेथड चलेगा तो यहाँ पे हम गाइस आते हैं अपने व्यू के फोल्डर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं होम के कंट्रोलर में। तो होम का कंट्रोलर जब इंडेक्स के फोल्डर से चलेगा तो जब यहाँ पे जरा देख रहे होंगे कि रिटर्न क्या कर रहा है, एक व्यू को रिटर्न कर रहा है। व्यू का मतलब ये है कि इसकी जो HTML की फाइल, मतलब एक यूजर को एक आउटपुट जो दिखेगा वो किस तरह का दिखेगा, तो एक व्यू की फाइल ये रन करेगा। अब इधर हम आते हैं व्यू के फोल्डर में, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक शेयर्ड का फोल्डर है और एक होम का फोल्डर है। होम के फोल्डर से मुराद हमारे पास ये है कि जो कंट्रोलर का हमारा नाम है ना, जैसे कि हमारा अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ होम का कंट्रोलर है, तो होम का जो कंट्रोलर है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देखें होम के कंट्रोलर की डायरेक्टरीज बनी हुई है। तो व्यूज के अंदर, इसके डायरेक्टरी के अंदर अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 2 व्यूज बने हुए, एक इंडेक्स का व्यू बना हुआ है, एक प्राइवेसी का व्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो बाय डिफॉल्ट जो चलेगा ना वो इंडेक्स का पेज चलेगा, और अगर यूजर नेविगेट होता है प्राइवेसी के पेज पे तो यहाँ पे देखें आप ये प्राइवेसी का भी मेथड बना हुआ, और यहाँ पे एक देख रहे हैं तो रिटर्न व्यू प्राइवेसी का हो रहा है। मीन्स के होम के कंट्रोलर के अंदर हमारे पास 2 व्यूज होंगे जो हमारे पास जिनकी व्यूज बने हुए, एक बना हुआ है इंडेक्स का व्यूज, एक बना हुआ है प्राइवेसी का व्यूज। तो अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे देखें ये इंडेक्स का जो व्यूज है ना, इधर देखें हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ HTML कोड लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है कि वेलकम लिखा हुआ है और Microsoft.ASP.NET Core बिल्डिंग वेब पेज वेब एप्लीकेशन विद ASP.NET Core। इसी तरह से अगर हम प्राइवेसी के पेज पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइवेसी में जस्ट एक नोट लिखा हुआ है कि यूज दिस डिटेल ऑफ योर वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये हमारे पास 2 व्यूज हैं। तो अब गाइज हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और वहां से हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है वो किस तरह नेविगेट होता है इंडेक्स के पेज के ऊपर और किस तरह नेविगेट होता है प्राइवेसी के पेज के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो कंट्रोलर है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के पेज से होगा। तो मैं इसको यहाँ पे होम लिख के मैं होम कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ और इंडेक्स का नाम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे आके एंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखें यानी कि मेरे पास वही पेज आ रहा है जो हमारे पास होम के कंट्रोलर के अंदर और इंडेक्स का मेथड बना हुआ था। अब यहाँ पे जो है हम प्राइवेसी करते हैं, यानी हमारा एक जो मेथड बना हुआ था होम के कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना हुआ था प्राइवेसी के नाम से, और जैसे मैंने प्राइवेसी के पे एंटर करा तो यहाँ पे दो देखें प्राइवेसी का पेज आ गया। अगर मैं यहाँ से नेविगेशन बार के थ्रू लिंक पे क्लिक करता हूँ होम के पेज पे तो ये बाय डिफॉल्ट होम का पेज आ गया। प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी का पेज आ गया। तो गाइस इसको हमने हमारा जो कंट्रोलर था और कंट्रोलर के अंदर जो व्यू का फोल्डर था उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करा कि कंट्रोल और व्यू क्या होता है।
तो हम यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट के फर्दर डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पे जब कंट्रोलर के अंदर और भी मजीद कंट्रोलर बनाते जाएंगे, तो उसके अंदर हम मेथड्स बनाते जाएंगे। तो जो मेथड्स हम बनाते जाएंगे वो हमारे व्यूज के अंदर और उस कंट्रोलर की डायरेक्टरीज के अंदर जाके वो मेथड हमारे यहाँ पे बनते जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने शेयर्ड फोल्डर के बारे में। तो शेयर्ड फोल्डर के अंदर कुछ फाइलें रखी होती हैं। शेयर्ड फोल्डर के अंदर यूँ समझें कि आपकी जो व्यूज़ की जो फाइल होगी वो तमाम एप्लीकेशन के ऊपर रन होती है। यानी अगर मैं लेआउट की फाइल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, तो इसमें याद होगा कि जो नेविगेशन बार हम प्रोजेक्ट को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो यहाँ पे जरा गौर से देखें, ये जो नेविगेशन बार आ रही है और यहाँ पे बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है हमारा, यानी बॉडी चेंज हो रही है। और नीचे देखेंगे ना आप, ये 2024 माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमारा फूटर एरिया है। तो इसको हम प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं और हम लेआउट की फाइल में आते हैं। तो लेआउट की फाइल में आप यहाँ देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें नेविगेशन बार का कोड हैगा। नेविगेशन का मतलब हेडर का कोड हैगा। हेडर के अंदर हमारी बॉडी जो है ना रेंडर हो रही है, ये देखें। यानी जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था एमबीसी के ऊपर, सॉरी मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा था प्राइवेसी के ऊपर, तो यहाँ पे मेरी बॉडी रेंडर कर रही थी किसके साथ, प्राइवेसी के पेज के साथ रेंडर कर रही थी। यानी बी हेडर जो था हमारा स्टे हुआ था और इसी तरह हमारा फूटर भी स्टे हुआ था। तो बीच का जो कंटेंट था वो हमारा चेंज हो रहा था। अगर जैसे हमने प्राइवेसी का पेज खोलना है तो हमने प्राइवेसी भी किया, तो हमारी बॉडी का रेंडर होके प्राइवेसी का कंटेंट, जो प्राइवेसी के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ था, मीन्स जो भी व्यूज बना हुआ था, वो उसको वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। तो बेसिकली जो लेआउट फाइल होती है वो आपकी तमाम एप्लीकेशन की के ऊपर चलती है। अच्छा, अब गाइज हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें शेयर्ड के अंदर जो है ना हमारे पास कुछ व्यूज और भी मौजूद हैं, जैसे वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल है और इसी तरह एरर की फाइल है। तो होता यह है कि जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे देखें, जब हमारी एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा व्यू नहीं मिल रहा है, कोई एरर एप्लीकेशन बना रही है, तो यहाँ पे जो एमवीसी का ये जो पैटर्न है, यहाँ पर हमारे इस व्यू को कॉल कर देगा। एरर, जो भी एरर आ रहा होगा हमारी एप्लीकेशन के दरमियान, कोई भी मसला आ रहा होगा, तो वो एरर की तरफ स्विच हो जाएगा। ये एरर्स के व्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस व्यू के थ्रू हमें एरर पता चलेगा। इससे हमें पता चलेगा हमारी एप्लीकेशन में कौन सा क्या एरर आ रहा है। अच्छा, अब गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मॉडल के फोल्डर के बारे में। मॉडल के फोल्डर के अंदर जब हम क्लिक करते हैं, तो मॉडल के फोल्डर के अंदर ये बेसिकली मॉडल का जो फोल्डर होता है वो हम बेसिकली डेटाबेस की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हम डेटाबेस के साथ कोई हम सिस्टम बना रहे हैं, कोई मिसाल के तौर पे कोई रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं, तो यूज़र की जो फील्ड्स होगी तो हमें वो फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, तो हम उसको मॉडल के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। तो मॉडल का जो फोल्डर होता है वो बेसिकली डेटाबेस के एंटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, यानी जो करंट ऑपरेशंस होते हैं हम मॉडल के अंदर तमाम हमारी जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं मॉडल के फोल्डर के अंदर। अच्छा गाइज, हम अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल के बारे में। अच्छा, ऐप जेसन डॉट सेटिंग की फाइल होती क्या है? ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहलाती है, जिसके अंदर आप डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखते हैं और भी मुख्तलिफ इसके अंदर सेटिंग की जाती है। तो गाइज इस फाइल को हम थोड़ा सा इस फाइल को कुछ हम थ्योरेटिकली बात भी करते हैं, तो कुछ हम नोट की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये एक इंटरव्यू के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहे और आपको इस फाइल के बारे में पता भी हो कि इस फाइल में जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लेट्स सी, हम चलते हैं एक नोट की तरफ। ओके गाइज, ये हमारे पास एक नोट मौजूद है, तो इस नोट को हम पहले रीड करते हैं। इफ़ यू हैव द वर्क द प्रीवियस वर्जन ऑफ द ASP.NET एप्लीकेशन, देन यू मेक नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेब config फाइल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, हम जो ASP.NET Core 8 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो 6 और 7 और 8 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो उससे पहले वाले जो वर्जन होते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट इस फाइल को पुराने वाले वर्जन के अंदर web.config के नाम से जानते थे। तो जो डेवलपर्स पुराने MVC पैटर्न को जानते हैं, .NET Core 5 को जानते, तो उसमें जो फाइल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी वो web.config के नाम से बनाई थी। और माइक्रोसॉफ्ट ने .NET 6 एंड 7 और 8 के अंदर जो इस फाइल का नाम रखा है वो रखा है ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल। अच्छा, ये फाइल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम इस फाइल के अंदर हम क्या काम करते हैं। तो अगर हम बात करें वेब कॉन्फ़िग की फाइल या ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास एक नोट मौजूद है कि इन प्रीवियस वर्जन ऑफ ASP.NET एप्लीकेशन
we generally use to store the application configuration setting such as a database connection string, any application scope, global variables and many more within the web config file. यानी अगर देखा जाए तो पुरानी जो ASP.NET के वर्जन होते थे तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन, उसके अंदर जो फाइल होती थी वो वेब कॉन्फ़िग की होती, तो हम उसमें जनरली जो काम करते तो वो काम क्या करते थे, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करते थे, जैसा कि डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना, या कोई हम पूरी एप्लीकेशन के अंदर हम कोई ग्लोबल वेरिएबल्स जेसन के अंदर डिफाइन कर देंगे तो हम उसको पूरी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी वेब कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर जो पुराने वाले वर्जन थे उसके अंदर भी यही काम किया जाता था, और ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल है उसके अंदर भी यही काम किया जाता है। गाइस वापसी हम अपनी जेसन की फाइल पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे तो हम यहाँ पे डेटाबेस के कनेक्शन को डेटाबेस के कनेक्शन को ऑन करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो फाइल है डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा डायरेक्टरीज के हवाले से, तो program.cs की फाइल है। अच्छा गाइज, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, जैसे कि पुराने वाले जो वर्जन था हमारे पास उसके अंदर जो जिस तरह से एप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल पुराने वाले वर्जन के अंदर वेब डॉट कॉन्फ़िग की फाइल थी, और जो .NET फ्रेमवर्क 6 है, 7 है और 8 है उसमें अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने ऐप सेटिंग डॉट जेसन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए ना तो पुराने वाले वर्जन के अंदर अगर हम बात करें ASP.NET 5 के अंदर बात करें तो वहां पे एक फाइल होती थी startup.cs, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 7 और 8 के अंदर इस फाइल का नाम रखा है program.cs। तो program.cs जो फाइल होती है या startup.cs की जो फाइल होती थी उसमें अगर देखा जाए तो डेवलपर्स जब हम प्रोग्राम को रन करते थे तो प्रोग्राम startup.cs से हमारा पूरा प्रोग्राम वहां से रन होता था। तो इसमें भी यही है, ASP.NET 7 और 8 के अंदर भी यही चीज है कि जब आप MVC का प्रोजेक्ट को यहाँ से जब रन करते हैं तो आपका जो सबसे पहले प्रोग्राम जो रन होता है ना वो program.cs से होता है। तो गाइज हम program.cs के फाइल के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी जो program.cs की फाइल है उसके अंदर एक मेन मेथड है, यानी आपका जो प्रोग्राम होगा पूरा यहाँ से लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जब प्रोग्राम लोड होगा तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेब एप्लीकेशन क्रिएट बिल्डर। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर वार के वेरिएबल के बिल्डर्स के अंदर जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें कुछ सर्विसेज हैं जो कंटेनर की सर्विसेज हैं। यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज 8 कंट्रोलर विद व्यूज, यानी जितने कंट्रोलर्स के अंदर व्यूज होंगे और वो सारी सर्विसेज के अंदर इनेबल्ड हो जाएंगे। फिर आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड के अंदर आप एप्लीकेशन को बिल्ड किया गया है। तो जब program.cs की फाइल जब यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड के अंदर पहुंचेगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर एप्लीकेशन का एनवायरमेंट, डेवलपमेंट एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट है तो पूरा कंप्लीट नहीं है, मींस कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा, पूरा कंप्लीट नहीं है, तो फिर यहाँ पे जरा गौर से देखें एक एक्सेप्शन हैंडल करेगा। यानी यहाँ पे देखें होम का कंट्रोलर के अंदर एरर की तरफ चला जाएगा। अगर हम इधर आते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ तो यानी इसने कहाँ पे राउटिंग करी है, हमारी एरर की तरफ राउटिंग करी है। तो ये जो प्रोग्राम है ना हमारा, ये आप देखिए ये किसकी तरफ चला जाएगा, एरर की तरफ चला जाएगा, यानी होम का कंट्रोलर और एरर की तरफ चला जाएगा। अब एरर के अंदर एक व्यूज हैगा। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको व्यूज के अंदर यहाँ पर आए थे, हम इस फाइल का जिक्र कर रहे थे, यानी जो भी मेरा एरर होगा, अगर मेरी एप्लीकेशन program.cs के अंदर कोई एरर मिलता है तो वो इस फाइल की तरफ स्विच कर जाएगा और एक डेवलपर को वहां पे पता चलेगा कि उसके पास कौन सा एरर यहाँ पे मौजूद हैगा। तो ये जो program.cs है, यानी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे कोई एरर फेंकेगी तो यहाँ पे पूरा एरर आपको यहाँ उसकी तरफ लेके चला जाएगा, एरर की तरफ। अच्छा, अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देखें जिन चीजों को मैंने रखा हुआ है इसको हम कहते हैं मिडल वेयर्स। ये सारे के सारे हमारे पास मिडल वेयर्स हैं। अच्छा गाइज, मिडल वेयर्स क्या होते हैं इसको हम एक थ्योरी नोट के जरिए जानते हैं ताकि आपको जो इंटरव्यूज में मिडल वेयर के कुछ सवालात होते हैं तो वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ सके। तो ठीक है, हम नोट की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, ये नोट हमारे पास मिडल वेयर के हवाले से मौजूद हैगा और इसको मजीद में कोड से भी एक्सप्लेन करेंगे और आगे वाली एक्सरसाइज जो हमारी होगी उसके बारे में हम मिडल वेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल में भी आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अ मिडलवेयर इज अ नथिंग बट अ कंपोनेंट क्लास विच इज द एग्जीक्यूटेड ऑन एवरी रिक्वेस्ट ASP.NET एप्लीकेशन। यानी जो मिडलवेयर होता है बेसिकली वो एक जो है ना कंपोनेंट क्लास की तरह नहीं होती है। मीन्स जब आपका कोई ब्राउजर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आपके वो मिडलवेयर की तरफ जाती है। यानी आपका कोई होम का कंट्रोलर खुल रहा है, आपका कोई लॉगिन का पेज खुल रहा है या आपका कोई रजिस्ट्रेशन का पेज खुल रहा है तो वो बेसिकली आपके मिडलवेयर के स्टेट से पास होके जाती है। यानी कि ये जितने भी हमारे पास ये सारी चीजें हैं ना ये मिडलवेयर है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी HTTP रिडायरेक्शन के मिडलवेयर का, स्टैटिक फाइल के मिडलवेयर का, यूज राउटिंग का मिडलवेयर का, यूज
ऑथोराइजेशन का मिडलवेयर रहेगा। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आपका जो मिडलवेयर सबसे पहले जो राउट कर रहा है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को जहां से रन कर रहा है, वो देखें होम का कंट्रोलर, होम के कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स के मेथड पे जाएगा रन होगा। तो गाइज हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले होम के कंट्रोलर्स के अंदर आते हैं। होम के कंट्रोलर के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए होम के कंट्रोलर पे राउट होगा सबसे पहले हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद डायरेक्टली इंडेक्स के व्यू पे होगा। तो गाइज ये हमने आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर जो चीज़ समझी है वो ये समझी है कि हमने ASP.NET का प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, और ASP.NET का MVC प्रोजेक्ट जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट सेट होता है, वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। और आज हमने जाना कि डेटा ASP.NET MVC स्ट्रक्चर डायरेक्टरी के बारे में जाना है कि जितने भी इसके अंदर फोल्डर्स होते हैं उन फोल्डर्स के बारे में जाना है, कौन कौन से फोल्डर्स हम क्या क्या काम ले सकते हैं। ओके गाइज, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और हम ई-कॉमर्स कंप्लीट वेबसाइट बनाने जाएंगे। और आप जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और ताकि आने वाली वीडियो से आप बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू।